देखिए, बस्तर में 4 दशक से माओवाद था। अब तो है नहीं बोल सकते, था, क्योंकि अब तो लगभग अब पूरे समाप्त हो गए हैं। जो बचे हैं वो मुट्ठी भर ही बचे हैं और जो कुछ करने योग्य नहीं हैं। लेकिन जब 4 दशक से माओवाद था, इस दौरान हजारों लोग मारे गए, जवान शहीद हुए, माओवादी मारे गए, ग्रामीण मारे गए, नेता मारे गए, कई लोग मारे गए। इसमें स्कूल के टीचर हों या स्कूली बच्चे हों या किसान हों, मजदूर हों, आदिवासी हों, कई तरह के लोग, ठेकेदार हों, कई लोग मारे गए। और जब इसे समाप्त करने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक तारीख तय की, वो तारीख थी 31 मार्च 2026। तो तारीख किसके दम पे की? ना किसी नेता के दम पे, ना किसी मंत्री के दम पे, ना ही किसी आदिवासियों के दम पे। वो तारीख तय की गई थी जवानों के दम पे। निश्चित ही तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह सोचा होगा कि जवानों को इस तरह से तैनात करवाया जाएगा, जवानों से इस तरह से ऑपरेशन करवाए जाएंगे कि ये माओवाद पूरी तरह से समाप्त हो। जैसे लड़ना होगा वैसे लड़ा जाएगा। तो जिन जवानों के दम पे केंद्रीय गृह मंत्री ने वो तारीख तय कर दी थी और जवानों ने वो साबित करके दिखा दिया कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद को इस इलाके से पूरी तरह से लगभग खत्म कर दिया। इस दौरान 4 दशक में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। उन जवानों के परिवार वालों की तस्वीर आप देखिएगा, उस पर फिर हम बातचीत भी करते हैं। तो नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल मैं आपको बहुत तकनीकी तौर पर नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन मैं आपको बहुत मोटा मोटा बताता हूं। सबसे पहले ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है सीएपीएफ के जवानों के परिजनों की, जो राजघाट में धरने पर बैठे हैं। और ये धरने पर बैठे हैं क्योंकि सीएपीएफ के खिलाफ के लिए, हालांकि सरकार बोल रही है उनके फायदे के लिए, लेकिन इस बिल के खिलाफ में ये सीएपीएफ के, जिसमें सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ और इस तरह की और भी फोर्स हैं, जो एसएसबी, तमाम फोर्सेस हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उसमें जो जवान हैं या अधिकारी, उनके परिवार और परिजनों के द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है सरकार के उस बिल के खिलाफ जो 2026 में आया है। दरअसल इसको बहुत तकनीकी तौर पर मैंने एक सीनियर अधिकारी से भी बातचीत की है। वो बातचीत भी अभी आप देखेंगे, क्योंकि मैं खुद उनसे समझने की कोशिश किया हूँ। मोटा मोटी जो मुझे समझ में आया ये है कि सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्स जो है, इसके अंतर्गत, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और एक दो फोर्स है, कुल मिलाकर 5 फोर्स हैं, जो जिनके नाम मैं शायद भूल भी रहा हूँ, सीआईएसएफ के। तो इन सभी फोर्स को इसमें सम्मिलित किया जाता है और माना जाता है कि इसमें जो वरिष्ठता की जो पोस्ट होती है, जिसमें डीजी हूँ या आईजी हूँ या डीआईजी हूँ, उस पर प्रतिनियुक्ति में आईपीएस के अधिकारियों की भर्ती भी होती है, की नियुक्तियाँ होती हैं, और जिसका विरोध यहाँ जवानों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है या उनके परिजनों के द्वारा किया जा रहा है। अब आप सोचिए कि इसको लेकर फिर से बिल आया है। अब आप उन जवानों के दम पे पूरे माओवाद को समाप्त करने का दावा किया आपने, उस दावे को पूरा भी किया, और उन्हीं जवानों के मन का आप एक बिल नहीं ला पा रहे हैं। अगर वो लोग विरोध कर रहे हैं तो उनकी बात सुन लीजिए। और इसको लेकर मुझे लगा कि तकनीकी तौर पर कुछ से बात करनी चाहिए। तो हमने सीआरपीएफ के रिटायर्ड आईजी हैं के शर्मा सर, उनसे जूम मीटिंग में हमने बातचीत की। क्वालिटी को आप ध्यान मत दीजिएगा, बातचीत पे ध्यान दीजिएगा। तो उनसे क्या मेरी बातचीत हुई वो आप सुन लीजिए, तो आपको भी थोड़ा सा समझ में आएगा। ये बातचीत सुनिए। सीएपीएफ को लेकर एक मसला चल रहा है लगातार इन दिनों, और जो सीएपीएफ के जवान हैं, अधिकारी हैं, हर कोई इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी शायद पहुंच चुके हैं। क्या है पूरा मसला सर, और इस पे क्या होना चाहिए था, क्या हो नहीं रहा है, टेक्निकली क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या नुकसान हो रहा है जवानों को, अधिकारियों को? सर अगर इसको आप थोड़ा सा समझा पाए। जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके ज्ञान को नमस्कार। जो आपका मतलब, मैं बहुत ही कम लोग भारत में होंगे, विशेष तौर से जर्नलिज्म के बारे में, जिनको इतना विशद ज्ञान हो। मैं इसका प्रत्यक्ष दर्शी हूं, इसलिए। और दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से मैं भी अपने वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देता हूं। देखिए, ऐसा है कि सीआरपीएफ पहले सीआरपी थी, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। बाद में जब सरदार पटेल आए तो उन्होंने कहा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट हो गया था, तो उन्होंने कहा कि लोगों ने कहा कि इसको भंग कर दो सीआरपी को। तो उन्होंने कहा नहीं, कोई हमें फोर्स चाहिए, तो उन्होंने इसको सीआरपीएफ करके फोर्स बना के इसको और केंद्र में रखा। समय के साथ साथ जैसे नॉर्थ ईस्ट में समस्याएं बढ़ी
और दूसरी जगह समस्याएं बढ़ी तो ये फोर्स भी बढ़ती रही। और जब 1962 में एग्रेशन हुआ और तो फिर आईटीबीपी बनी, फिर उसके बाद 1965 में बीएसएफ बनी, फिर उसके बाद सीआईएसएफ बनी। अच्छा, एसएसबी पहले दूसरा काम करती थी, अभी फिलहाल पिछले दशक ही एसएसबी का एक फोर्स के रूप में भी गठन कर दिया गया। चलो, ये तो आपको सीएपीएफ में जो 5 फोर्स हैं उनका बता दिया। हुआ ये कि जब 6 पे कमीशन आया तो 6 पे कमीशन में यह कहा गया, क्योंकि प्रमोशन नहीं हो पाते हैं सारी जगह, तो आप ऐसा करिए कि जो आईएएस को जो पे स्केल मिलता है, मान लो वो जॉइंट सेक्रेटरी 17 साल में बन जाते हैं, तो उन्होंने कहा बाकी जितनी भी ऑर्गेनाइज सर्विस हैं, लगभग 63 ऑर्गेनाइज सर्विस हैं पूरे भारत में, तो बोला इनको सबको आप वो पे स्केल 2 साल के बाद दे दो। मान लो कोई आईपीएस को नहीं मिल पाया या किसी को नहीं मिल पाया, तो उन्होंने कहा कि इनको बाकी को सबको आप 2 साल बाद बता दो। ये उन्होंने किसके लिए कहा कि ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस, ठीक है, जिसे कहते हैं ओगस, ठीक है। अब हुआ क्या कि भाई जो सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, बाकी सबको तो मिल गया। इन्होंने कहा हजूर हम भी हैं, ओगस तो ये लिखा हुआ है सब, इनको कागज दिखाए। बोले नहीं साहब, आपको नहीं देंगे हम। हमने बहुत मिन्नतें की, अपने डीजी को भी कहा, अब किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। हमने एमएचए कहा, दुनिया जहां से कहा, लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। तो हमें फिर लास्ट में दिल्ली हाई कोर्ट में जाना पड़ा। 2011-12 में दिल्ली हाई कोर्ट में गए, वहां 4 साल करीब लंबी जद्दोजहद चली। वहां ये प्रूव हो गया, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर, उनके आदेशों के आधार पर यह निर्धारित हो गया कि ये जो सीएपीएफ हैं ये 1986 से ही ऑर्गेनाइज सर्विस हैं। तो उन्होंने कहा भाई हाँ, तो इनको आप जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, विशेष तौर से NFFU जिसकी बहुत चर्चा होती है, नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, मतलब आपको, क्योंकि वो जो किया था आईएएस के साथ पैरिटी 2 साल कम पे, अगर आपके पास पद नहीं है लेकिन फिर भी आप इनको पे स्केल दे देंगे, ताकि इनकी तो कोई गलती नहीं है, जो प्रमोशन नहीं हो पा रहा क्योंकि आपके पास पद नहीं है, तो इसको पे वो दे दो, ठीक है, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन कर दो। लेकिन साहब सरकार ने ये बात नहीं मानी। सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट में। 2019 में हम सुप्रीम कोर्ट से जीत गए, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट से जीत गए तो सरकार फिर भी नहीं मानी और सरकार चली गई रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट में। तो 2025 में मई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई तुम क्यों इनको परेशान कर रहे हो, ये पूरी तरह से ऑर्गेनाइज सर्विस है, इनको सारी सुविधाएं जो ऑर्गेनाइज सर्विस की मिलनी चाहिए वो दे दो। और उन्होंने एक वक्त तय कर दिया कि भाई इनके जो भी नियम कानून चेंज करने हैं, मान लो आपके नियम कानून, जैसे रिक्रूटमेंट रूल है, आपका घर है मान लो एक, तो रिक्रूटमेंट रूल से तो मतलब है कि दरवाजे के अंदर कैसे घुसेंगे आप, वहां जो लगा हुआ है, जैसे भाई इतनी एज होनी चाहिए, इतनी एजुकेशन होनी चाहिए, इतनी दौड़ भाग होनी चाहिए, ये सब करके अंदर आ गई। अब वहां किचन यहां है, ये यहां है, ये सब चीजें एक विस्तार से, भाई पहला प्रमोशन कितनी देर में होगा, क्या क्या शर्तें हैं। तो ऑर्गेनाइज सर्विसेज की जो शर्त हैं उसके हिसाब से पहले हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस अलग अलग बने हुए, जैसे सीआरपीएफ है तो सीआरपीएफ एक्ट एंड रूल है, उसके मुताबिक थे। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो कि इनके सर्विस रूल आप चेंज करो, ठीक है। वो भी इन्होंने नहीं किए। और जब फिर हम लोगों ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय से कि सर ये तो बात ही नहीं सुन रहे हमारी, तो उन्होंने कहा आ जाओ कंटेम्प्ट में। तब ये बोली साहब हम तो ये कानूनी बदल देंगे, ये फरवरी की 26 की बात है। और उसको खत्म करने के लिए ये ले आए ये बिल, जिसे सीएपीएफ बिल कह रहे हैं। अच्छा, अब बात क्या है इसमें उन्होंने कहा था कि जो ऑर्गेनाइज सर्विस है उसमें आईजी रैंक तक के सभी
उसी से कैडर के, जैसे मान लो इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, तो सरकार इंडियन रेवेन्यू सर्विस जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल तक है वो उसी कैडर से सारे के सारे आएंगे। चाहे सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबी, कोई भी दुनिया की सर्विस है, दुनिया की नहीं मतलब भारत की ऑर्गेनाइज सर्विस है, तो उसमें जो स्पेशल जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल तक वहीं से सेलेक्ट होके वो आएंगे, प्रमोट होके। तो सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि आप इनको 2 साल में जो आईपीएस आपके पास आ गए हैं उनको आप धीरे धीरे कम कर दो 2 साल में, और इनको प्रमोट करके सारे जो आईजी रैंक इनको दे दो। ये इतनी सी बात थी केवल। आईजी रैंक तक सर कि उसके ऊपर? हाँ, ना आईजी रैंक तक। अच्छा। ये जो भी ऑर्गेनाइज सर्विस है जो भी है वो केवल आईजी रैंक तक का है। ये जो बिना बात की एक बतंगड़ बनाया जा रहा है कि साहब डीजी मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कायदे से देना तो चाहिए इनको। लेकिन भी ये कोई इसका सवाल नहीं था, अभी कोई डीजी किसी ने न तो मांग की, न माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा, ये कहीं कोई बात नहीं थी। लेकिन होना चाहिए था ऐसा, होना तो चाहिए, लेकिन वो कहीं बात नहीं थी। तो ये बात हुई तो ये, क्योंकि अब हमारे डीजी आईपीएस, मंत्रालय में कौन बात करता है? आईपीएस जाके, तो वो अपना पक्ष तो रख देते हैं, यहां का इनका पक्ष नहीं रखा। विशेष तौर से ये जो लड़ाई दिखा रहे हैं कि साहब सीएपीएफ कैडर की और आईपीएस की, कोई नहीं भाई, आईपीएस बढ़िया सेवा है, अच्छी सेवा है, अपना बढ़िया काम करें, वो खुश रहें जहां रहें भाई जो है। अभी जो बात थी केवल इतनी थी कि आईजी रैंक तक आप इनको दे दो। अब मैं एक और बात आपके स्पष्ट समझ के लिए बता दूं कि लोग पूछेंगे भाई ये आईपीएस आए क्यों यहां? हाँ, शुरू में कोई चीज शुरू होती है, जैसे इसरो बना, इसरो में मान लो आए, अब शुरू में तो आपको सब हाईली ट्रेन्ड आदमी नहीं मिल जाएंगे, आपको टाइम लगेगा। तो आपने एक इंजीनियर यहां से ले लिया, एक इंजीनियर यहां से ले लिया, ताकि कोई सिविल का काम देख ले, कोई पाइप ठीक कर दे, कोई कुछ कर दे। तो इस तरह ही यहां भी शुरू में जैसे जब आए तो आर्मी से भी अफसर आए, आईपीएस भी आए। तो जैसे जेएफ रुस्तम जी जो आपके एमपी के ही थे, और जो टेकनपुर में जब बीएसएफ बनी तो वो उसके डीजी थे। हमारे यहां उस समय कैनेतकर साहब डीजी थे, और एलपी सिंह साहब थे होम सेक्रेटरी। इन सब में मंत्रणा हुई, फाइलबाजी चली। उन्होंने कहा भाई देखो अब इनके अफसर आना शुरू हो गए हैं, कल को ये सीनियर हो जाएंगे या हाई। तो ये जो जगह है उनके डीजी जो आईपीएस डीजी थे, जैसे रुस्तम जी तो आईपी थे, इंपीरियल पुलिस जिसे पहले कहते थे, तो उन्होंने ये लिखा है, फाइल पे लिखा है, होम सेक्रेटरी ने लिखा है कि ये जो जगह है, ये जगह, इसमें जो अफसर भर्ती हो रहे हैं इन्हीं के लिए है, जैसे जैसे सीनियर हो इनको दी जाए, इनको दी जाए। लेकिन अब ऐसे ही, अब आप सुनो कि अब अगर अब्दुल कलाम जी की जगह इसरो में और कोई ले आओ, अब जैसे मान लो, अब आप सोचो कि इसरो में कोई सिक्योरिटी अफसर गया होता और वो किसी और सेवा का होता, और वो फिर लगातार वहां आए होते, वो कहते भाई रेलवे के साथ हमें यहां से मिसाइल लेके जानी है तो रेलवे के साथ कोऑर्डिनेशन चाहिए, हमें सिविल एविएशन के साथ चाहिए, हमें फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ चाहिए, और वो तो कोऑर्डिनेशन हम ही कर सकते हैं, हम लीडर हैं, हमारी अच्छी चीज है, तो भाई हमें यहां का महकमे का हेड बना दो। वो तो फिर उसका विकास नहीं होगा ना, नहीं हो। ठीक बात। ये इसी तरह यहां जैसे सीआरपी है, अब सीआरपी में लगातार जवानों के साथ हम लोग टेंटों में रहे हैं, हम लोग खंदकों में रहे, और आपसे बेहतर कौन जान सकता है, आपने तो सब जगह की शहादत देखी हुई है। तो हाँ, समस्या ये है, एक तो ये आपकी समझ में आ गई, अगर कोई भी बात हो तो इसमें कोई ये नहीं कह रहा कि भाई डीजी की पोस्ट आप रेपुटेशन पे मत आओ, आप एडिशनल डीजी आइए, आप स्पेशल डीजी आइए, डीजी आइए, स्वागत है आपका। जब कभी सरकार सोचेगी या कोई होगा, लेकिन फिलहाल
कोई इसमें किसी ने नहीं कहा कि आप मत आइए डेपुटेशन पे। तो ये जो एक बिना बात की बात चल रही है कि साहब ये है। दूसरी बात, वो बार बार आपने अगर जो बहस देखी हो तो उसमें वो कह रहे थे कि साहब स्टेट में भी डीएसपी आते हैं ये वगैरह, इससे तुलना कर रहे थे। तो उनको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये जो सीएपीएफ में जो अफसर आ रहे हैं वो आ रहे हैं क्लास 1, जबकि वहां क्लास 2 होते हैं। ठीक है, तो वो अंतर है उस चीज का। तो वो उससे बिना बात के, जिनको ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी, वो जिनको जैसा बता दिया, लिख के दे दिया 2 पन्ने कि साहब ये तो मिडिल मैनेजमेंट है, ये तो ये है, ये तो पेड़ लगाते हैं, तो मतलब ये भाई सीधी बात है। सर्वोच्च न्यायालय ने 15 साल के पूरे गहन अध्ययन के बाद एक एक पन्ना देख लिया, सब कुछ कर लिया, तो जब सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिया है तो आप उसको दे दो, इतना है। हाँ, उनसे ऊपर कौन? हाँ, जो हक है वो दे, और इसमें कोई नहीं है। दूसरी बात एक और आई है, अभी मैं इस बिल पर भी बात करूंगा। दूसरा ये भी हुआ कि जैसे ओपीएस का मुद्दा हुआ, भाई आपने कानून सारे क्या थोप रखे हैं सीएपीएफ पर, जहां के आपको जितने कठिन से कठिन कानून हो सकते हैं कि भाई जैसे आप बीएसएफ में देखो मार्शल लॉ हो जाता है कि भाई आप कोर्ट आपकी हो गई और उनका सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, इसी तरह कानून बहुत सख्त अनुशासन रखने के लिए जरूरी है, तो सख्त कानून है, लेकिन जब सुविधाएं देने की बात आई तो आपने कहा ना 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 भैया ये तो सिविल है। फिर गए हम लोग, हाँ यही तो प्रॉब्लम है, उसके लिए सिविल है, जहां सुविधा मांगो तो सिविल है। और कानून, हाँ, और जब वैसे कानून लागू करो तो कर दो, गला घोंट दो। तो ये तो जब हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने मान ली बात कि हाँ भाई इनको ओपीएस दो। उसमें अब ओपीएस देनी चाहिए जवानों को, 2004 से बंद कर दिया इन्होंने, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में चले। ओपीएस क्या है सर, थोड़ा सा समझा? ये ओल्ड पेंशन स्कीम। अच्छा, पहले सॉरी, हाँ नहीं समझ। ओल्ड पेंशन स्कीम। तो अब जवानों को जब हम लोग शहीद होते हैं, जब सारी जो कठिन से कठिन ड्यूटी हो, चाहे वो हिमालय के बर्फ आच्छादित पहाड़ हो या गहरी से गहरी खाई हो या नक्सल्स के जंगल हो, सब जगह हमें, या कहीं भीड़ हो जहां पत्थर फेंक रही हो, सब जगह तो सीएपीएफ है। तो ओपीएस तो वो भी एक मुकदमा चला। अब ये ले आए सीएपीएफ बिल, और इसमें एक तो इन्होंने इसको कानूनी जामा पहना रहे हैं, ठीक है, कि भाई आपके 50% ही होंगे आईजी। और दूसरी बात, इसमें एक और बड़ी थोड़ी सी बहुत ही गंभीर और जो मौलिक अधिकार हैं उनको भी खत्म करने वाली बात है, इसमें लेके आ रहे हैं कि आपके बात कोई भी बात होगी तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये सब जो गैर कानूनी चीजें हैं, तो ये तो कोर्ट इनको खत्म कर देगा इस लॉ को तो 100%। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने जब निर्णय दिया तो कोर्ट के निर्णय को ये खत्म करने के लिए ये सीएपीएफ बिल लेके आए हैं कि भाई इनको 50% आईजी न देने पड़े, जो केवल, और इसके अलावा कोई इसमें वो नहीं है। ये कह रहे हैं कि साहब डेपुटेशन रोकना चाहते हैं, कोई डेपुटेशन नहीं रोकना चाहता। ये अलग बात है कि हाँ स्पेशलाइज्ड फोर्स का को कमांड वही लोग करें जो स्पेशलाइज्ड हों, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन वर्तमान में तो ऐसा कोई मुद्दा था ही नहीं। ये 50% आईजी की पोस्ट का था, उन्होंने 50% तो अब है ही, तो उन्होंने ये कहा था कि ज्वाइंट सेक्रेटरी की रैंक तक या आईजी की रैंक तक सब आप आ जाओ। ये इतना मुद्दा है। आप भी समझते हो कि इसरो का अध्यक्ष कोई साइंटिस्ट होना चाहिए या और किसी सर्विस से होना चाहिए? ठीक है, मेरे ख्याल से सर कोस्ट गार्ड में भी ऐसा ही था ना पहले, कि पहले उसमें नेवी कैप्चर। अब आप देखिए, कोस्ट गार्ड में था नेवी का डीजी होता था, लेकिन वो उसी तरह रुस्तम जी जैसे बड़े दिल बड़े दिमाग, वो कहते हैं ना विशाल हृदय वाले लोग थे। उन्होंने कहा भैया अब आपके सीनियर हो गए और आप अपने लिखिए,
उनका तो हो गए 10 साल से ज्यादा उनका डीजी बने हुए। इसके साथ साथ एक और बड़ी बात है, जी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया कि इसी मुकदमे में जी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था रेलवे को भी, जी जो आरपीएफ है उनको भी ऑर्गेनाइज सर्विस का फायदा जी दिया था, जी उनको भी नहीं देते थे। तो उसमें तो लागू कर दिया रेलवे मिनिस्ट्री ने पूरी तरह से। जी अब रेलवे में डीजी को छोड़ के बाकी सब लोग आरपीएफ कैडर के होते हैं। जी अच्छा, वहां भी हम लोग तो चलो कभी जंगल में भी हैं जहां कोई पोस्ट ही नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन किससे करोगे, लेकिन आरपीएफ का तो 24/7 365 ही कोऑर्डिनेशन है। जीआरपी है वहां, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस है, आरपीएफ है, रोज दोनों बात करते हैं, अच्छा कोऑर्डिनेशन चल रहा है। जब वहां जहां के हर सेकंड कोऑर्डिनेशन है, जहां के आपने किसी भी रेलवे स्टेशन पर चले जाओ, रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही स्टेट पुलिस आ जाती है, या स्टेशन पर भी जीआरपी है जो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस कहते हैं जिसको, वो तो स्टेट पुलिस की होती है। स्टेट पुलिस की। जब उसमें कोऑर्डिनेशन हो सकता है, उसमें लीडरशिप का सवाल नहीं आया, जी तो फिर यहां का क्या सवाल था? ये अच्छा, केवल और केवल लालच है। हाँ किसकी जी लालच है सर, क्यों ऐसा हो रहा है आखिर? मतलब अभी बीच में भाई, संसद में तो जब नक्सलवाद खत्म हुआ 31 मार्च को, तो केंद्रीय गृह मंत्री जी ने भर भर के तारीफ की, सराहना की, प्रणाम किया कोबरा के जवानों को, सीआरपीएफ के जवानों को। तो संसद में प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन फिर सरकार ही इस पे जा रही है। जो जवान, आखिर जवान चाह रहे हैं अपना अधिकारी, तो क्यों ऐसा? किसके पीछे कौन हो सकता है सर? अरे कौन, क्या साफ साफ दिख रहा है जिनको के जो भारतीय पुलिस सेवा के लोग हैं उनका, क्योंकि भाई वो लोग नहीं चाहते। इसमें तो स्पष्ट तौर पे ये है, हमें उनसे कोई दुराव नहीं है, आए स्वागत है उनका, वो अपनी जगह जैसे जहां कर रहे हैं बहुत अच्छा करें, और हमें कोई परेशानी नहीं है। यहां भी आए, सीएपीएफ में भी आ रहे हैं, आए। अभी के लिए मुद्दा केवल इतना था कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया, भाई हाई कोर्ट ने दिया, आप सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने दिया, आप रिव्यू पिटीशन में गए। जब सब कुछ हो गया, सब कुछ बात हो गया, तो सेपरेशन ऑफ पावर भी तो होता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है जो आदेश दे रहा है उसका पालन। तो अभी आप देखिए कि मालदा में क्या हुआ, आपने सुना ना? मालदा में वहां पुलिस नहीं पहुंची और 7-8 जज जितने थे उनको बंधक बना लिया। तो वहां सीजेआई जो माननीय थे कोलकाता हाई कोर्ट के, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को फोन किया। वो इसलिए है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं मानेगी तो हर एक कोई ये सोचेगा न्यायालय को तो ऐसे ही रद्दी की टोकरी में डाल दो। भाई आपका कोई वैल्यू नहीं। अब हम ही अपने देवता को प्रणाम नहीं करेंगे, मान लो हम अगर जा रहे हैं मंदिर आया, अगर हमने नतमस्तक नहीं हुए तो हमारा बच्चा भी नतमस्तक नहीं होगा। ठीक बात। भाई संस्कार नहीं आएंगे ना। तो ये जो हुआ, पुलिस ने वहां बिल्कुल भीड़ ने वो अपने जजेस को बैठाल के ना खाना दिया ना पानी दिया और वो सब हो गया। क्यों हुआ ये? क्योंकि आप जब सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है उसका बिल्कुल पालन नहीं करेंगे तो क्या सर, होगा? इस पे विपक्ष क्या भूमिका निभा रहा है सर? विपक्ष, बिल्कुल विपक्ष इस समय बहुत ही, विपक्ष ये कह रहा है कि आप के साथ अन्याय जो हो रहा है। तो आप महुआ मित्रा का सुनिए, उन्होंने एक एक पॉइंट बहुत, सभी विपक्षी सांसदों ने इतना अच्छा बोला है, लेकिन कुछ बहुत अच्छा बोल देते हैं, उत्कृष्ट बोल देते हैं, ऐसा बोल देते हैं जिनकी स्पीच जैसे अटल जी का वो था कि सरकार आएंगी सरकार जाएंगी लेकिन देश रहना चाहिए, तो कुछ ऐसी चीजें बन जाती हैं। इसी तरह जो विवेक तनखा जी हैं, बहुत ही बड़े आपके एमपी के ही हैं, जबलपुर के वो, और अभी राज्यसभा में एमपी हैं। उन्होंने यही तो कहा है कि भाई इस कानून को लाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। वो सरकार से बार बार ये कह रहे थे भाई सर कानून को क्यों लेके आए आप, इसकी क्या जरूरत थी? आप केवल ये कह देते
कि साहब ये एडिशनल डीजी एंड ये इतने परसेंट, जैसे अभी 25% था तो 25% केवल डायरेक्ट जो एंट्री होती है सीएपीएफ की वो आएगी एडीजी तक। बाकी अभी यही तो चल रहा था। अभी तो सर्वोच्च न्यायालय ने एडिशनल डीजी, स्पेशल डीजी, डीजी के बारे में कुछ कहा ही नहीं था, न किसी कैंडिडेट ने डिमांड की थी। अच्छा सर, इससे जो नीचे जो जवान है उनके ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है क्या, या उनके मनोबल पर, या उनके? देखिए, ओपीएस का मुद्दा आ गया। दूसरा, किसी भी आदमी से ये कह दो, जैसे मैं अभी इस घर में बैठा हुआ हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सडनली मुझे मालूम पड़ा कि मेरा दरवाजा बंद कर दिया है और ताला लग गया, या आप जहां बैठे हुए हैं अभी आप और हम बात कर रहे हैं और आधे घंटे और भी कर सकते हैं, लेकिन सडनली कोई कह के साहब वो तो ताला लगा दिया आपके बाहर, आप बाहर नहीं जा सकते, तो ये जो बिल आ रहा है इसमें तो आप जा ही नहीं पाएंगे फिर कहीं कानून से। कल वो ये भी कह सकते हैं कि साहब आपका ओपीएस का चल रहा है, वो भी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप तो जा ही नहीं सकते, हमने कानून बना दिया ऐसा। ये तो नहीं कर सकते ना आप। और दूसरी बात, एक और बड़ी बात है, पिछले 70-80 साल से मुझे एक बात बताओ कि कौन हमारा सीएपीएफ का लीडर कौन था? सारे आईपीएस थे। भाई आपने ऐसी स्थिति क्यों आने दी जहां के प्रमोशन के लिए ये हालत हो गई कि 16-16 साल में प्रमोशन नहीं हो रहा? क्यों नहीं आपने मैनेजमेंट किया? क्यों नहीं आपने जवानों की सोची? क्यों नहीं उनको ओपीएस के लिए? आर्मी में वो लोग खड़े हो गए लड़ने के लिए कि नहीं, हमें पेंशन हमारी नहीं खत्म कर सकते, तो पेंशन खत्म नहीं हुई आर्मी की, पेंशन उनकी पूरी है ओपीएस। हमारे यहां दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ कि लीडरशिप वो फील नहीं करती है कि हम तुम में से हैं। वो एक जो जेलिंग होती है ना कि वो मिल गए एक साथ, तो वो चीज है। अच्छा, एक और बड़ी बात है कि पंजाब में आतंकवाद आया, भैया कौन था वहां? सीएपीएफ तो नहीं थी, पूरा वर्चस्व आपका था, ऊपर से नीचे तक आप ही थे, आपकी तूती बोलती थी। कश्मीर में भी यही हुआ, नक्सल में तो आपने अपनी आंखों के सामने देखा है। तो ये सारी चीजें हुई। उससे भी बड़ी बात कि पूरे भारत में मुझे बताओ कि कोई ऐसा तो नहीं कि हमने कहीं और जमीन बढ़ गई हो हमारी, कुछ और हो गया हो, कोई और बात हुई हो, तो क्यों इतनी सीएपीएफ बढ़ती जा रही है? आप अपनी स्टेट पुलिस को क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग कर रहे हो? आपकी लीडरशिप वहां तो कोई नहीं मांग रहा आपसे, वहां तो नहीं मांग रहे आप डीजी हो, आप सारे आईजी हो, आपका सब, आप सर्वे सर्वा हो वहां। फिर ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, आज यहां इतने कुचल गए, आज इतने यहां मर गए, आज यहां ये हो गया, आज यहां ये हो गया। आप हैं सर्वे सर्वा, तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा करो। और फिलहाल फिर मैं रिपीट करूंगा कि वर्तमान में तो कोई सवाल ही नहीं था अभी के साथ डेपुटेशन बंद करने का, तो ये तो बिना बात का वो है। और एक और बात बताऊं आपको, आर्मी भी काम कर रही है कश्मीर में, उनको भी तो कोऑर्डिनेशन चाहिए। आप कह दो ब्रिगेडियर की इतनी पोस्ट हमें दो, लेफ्टिनेंट जनरल की इतनी पोस्ट दो, और डीजी आपका वो भी हम बनेंगे। वहां हिम्मत नहीं पड़ेगी, वहां आईपीएस नहीं जा रहे, वहां हिम्मत इसलिए नहीं पड़ेगी कि आर्मी में ताकत है। आर्मी के साथ ये एक शब्द नहीं कह सकते। अब देखते भी नहीं हैं, वहां देखते भी नहीं, वो पॉलिटिशियन भी नहीं कह सकते कि भाई ये लो, इनको कल को ये कह दे कि साहब यहां ये बना दो, इनका जो हेड है, भाई ये तो पूरा उन्हीं के साथ, आर्मी के साथ काम करती है। जैसे बीएसएफ हो गई, आईटीबीपी हो गई, एसएसबी हो गई, ये जो आर्मी के साथ काम करती है लोग। तो ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, ये आपकी बात को मैं रिकॉर्ड किया है। हाँ, मैं बहुत अच्छा, अगर आपको ओपीएस जवानों को पूरी जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए और सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। और होना चाहिए आपके बड़े जो आपका चैनल है, इसके माध्यम से मैं सरकार से कहूंगा कि चलो आपने दोनों उसमें पास करा लिया है, लेकिन अभी भी टाइम है, इसको आप सेलेक्ट कमेटी में भेज दो। आप सुनो जो सीएपीएफ के अधिकारियों की बात, और आप इस पर दोबारा चर्चा कराओ
और इसको लागू मत करो। मेरा तो आपके माध्यम से ये उनसे अनुरोध है। सर, बहुत शुक्रिया और सर। आपके साथ बहुत अच्छा लगा। तिवारी जी नमस्कार। नमस्कार। सुना आपने, ये के शर्मा सर हैं जो सीआरपीएफ से रिटायर हुए हैं, उन्होंने अपने मन की बात रखी। अच्छा देखिए, खास बात यह है कि जवान बंदूक चला सकता है, जवान नहीं चला सकता। जवान है लेकिन जवान नहीं चला सकता, और सरकार की सभी नीतियों को उसे पालन करना होगा, क्योंकि उसको सारी नीतियों को पालन करवाना होता है। जब रक्षक ही अगर इस तरह से धरने प्रदर्शन में बैठ जाएगा तो किसके भरोसे आप देश की सुरक्षा की बातचीत करेंगे। यही वजह है कि जवानों ने अपना आपा अब तक नहीं खोया है, सीएपीएफ के अधिकारियों ने अपना आपा नहीं खोया है, और सरकार के सामने अलग अलग माध्यम से बात रख रहे हैं कि आप सोचिए कि जिनके दम पे आप सारी आप अपनी छाती या अपना पीठ ठोकते हैं, छाती क्या ठोकेंगे, सॉरी ये मेरे मुंह से गलत से निकल गया, आप अपनी पीठ ठोकते हैं कि हम ऐसा करें, हम देश की सुरक्षा पे बात कर रहे हैं, हम ऑपरेशन सिंदूर पे बातचीत कर रहे हैं, हम कश्मीर की सुरक्षा पे बातचीत कर रहे हैं, हम सीमा की सारी सुरक्षा पे बातचीत कर रहे हैं, हम आंतरिक सुरक्षा पे बातचीत कर रहे हैं। ये पूरी सुरक्षा की बातचीत उन जवानों के दम पर कर रहे हैं, और उन जवानों को अगर आपका ये बिल पसंद नहीं आ रहा तो उस पर आप बातचीत ही नहीं कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि बिल सही है। अरे जिसको दे रहे हैं अगर उसको पसंद नहीं है तो आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि आपके लिए सही है। जवानों के हक में आपको सोचना होगा। और अभी बीते दिनों 2-4 दिन पहले की बात है, 6 अप्रैल की, 6 अप्रैल को मैं देख रहा था सोशल मीडिया में पूरे देश भर के जो भी लोग सीआरपीएफ को जानते हैं, बस्तर के माओवाद को जानते हैं या उस पर रुचि रखते हैं, हर कोई उस तारीख को याद करके श्रद्धांजलि दे रहा था कि ताड़मेटला में कैसे 76 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज भी जब मैं माओवादियों को लेकर वापस लौटता हूं पुनर्वास के दौरान कई बार, तो मुझे बहुत सारे दर्शकों की उलाहना झेलनी पड़ती है। लोग और उनके द्वारा बहुत सारे लोग, क्योंकि इसमें नीचे नंबर चलता है, तो बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी उलाहना देते हैं कि इन माओवादियों ने हमारे जवानों की हत्या की है और आप इनको जीवित लेकर आ रहे हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि भाई मैं पत्रकार हूँ, ये मेरा काम है कि अगर सही दिशा की तरफ कोई जाना चाहता है तो उसे रास्ता दिखाऊं। लेकिन अब आज कोई भी देश का व्यक्ति, आम आदमी जो शहीद जवानों के शहादत पर फेसबुक पे पोस्ट लिखता है, वो सीएपीएफ के जवानों के मर्म पे बात नहीं कर रहा, उसके दर्द पे बातचीत नहीं कर रहा, उनके इस टेक्निकल फॉल्ट पे बातचीत नहीं कर रहा है, या समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। ऐसे में मुझे लगा कि जब आप अपने फेसबुक पर ये क्रांति लिख सकते हैं और जवानों की शहादत पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि और उनकी शहादत को याद करने का जो ये छाती पीट सकते हैं, तो मुझे लगता है सीएपीएफ के जो अधिकारी जवान जो बोल नहीं पा रहे हैं, जिनकी तकलीफें हैं, इसीलिए मैंने एक रिटायर्ड अधिकारी से बातचीत की, क्योंकि वो तो रिटायर्ड हो चुके हैं, वो खुल कर अपनी बात बोल सकते हैं। तो इस बातचीत को सुनने के बाद आप कम से कम अब सोशल मीडिया में ये माहौल बना सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता तो 2-3 बार देखिए, और नहीं समझ में आता है और आपके मन में कोई जिज्ञासा हो या लगे कि इसमें क्या गलती है, क्या चीज़, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उस पर फिर वीडियो बना के आपको और समझाऊं। लेकिन माहौल तो बनाना पड़ेगा हर किसी के लिए, क्योंकि जवानों के दम पे देश है, नेताओं के दम पे नहीं। मुझे तो ऐसा ही लगता है सुरक्षा के मामले पे। तो अगर आपको लगता है कि सीएपीएफ मतलब सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्स के लिए भी आपको खड़े होना चाहिए, होना पड़ेगा, होना ही चाहिए, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बस्तर टॉकीज को बाकी सब्सक्राइब करना नहीं करना ये आपका निजी अधिकार है। धन्यवाद।